हो रही है बीजेपी के लिहाज से। लेकिन इस बीच आप सभी के पास लौटेंगे एक अहम खबर ये भी बता दें, जहां पहले राउंड की गिनती के बाद दौरान सीसामऊ से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, जिन्होंने न्यूज डे से खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है और दिखाते भी है कि कितनी ज्यादा आश्वस्त वो अपनी जीत को लेकर नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी हमारे साथ में है। फिलहाल पहले राउंड पे आगे चल रही हैं। मैम ये बताइए, पहले राउंड पे आगे चल रही हैं, अब क्या उम्मीद कर रही हैं आप? इंशाल्लाह जीतेंगे। जैसे विधायक जी का होता था, लीड से शुरुआत होती है, इंशाल्लाह आखिरी तक लीड रहेगी, जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी जीत की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इरफान सोलंकी शुरुआत से लीड कायम करते थे, उन्होंने भी शुरुआत से लीड कायम कर ली है और इसके बाद वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो गाजियाबाद से संजीव शर्मा हो या फिर सीसामऊ से नसीम सोलंकी हो, सभी अपने अपने जीत को लेकर यहां पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी यहां पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उमाकांत जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, और दरअसल कानपुर और सीसामऊ के ही परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल आपसे यही है कि सीसामऊ की जो राजनीति है वो हमने देखा कि 2022 के नवंबर के बाद कितनी ज्यादा बदल गई। इकलौती ऐसी सीट है जहां से विधायक ने सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि आगजनी के मामले में सजा हो जाती है और विधायकी रद्द हो जाती है और नतीजन उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आंसू बहाते हुए भी नजर आई, शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आई, उनके खिलाफ फतवा भी जारी होता है। तो दूसरी तरफ काउंटिंग से एक दिन पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखती है कि हमको सतर्क रहना होगा, क्योंकि बीजेपी ने अगर हमारे वोटों को रोकने की कोशिश की है तो क्या पता काउंटिंग में भी कुछ हेरबदल कर दे। हाँ, देखिए, वो जो सीसामऊ जो सीट थी वहां पर उनका जो विधायक थे, सिटिंग थे, वो उनका त्यागपत्र हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है। और उनका जो मेरी रिपोर्ट है कि बहुत उनका घर घर में काफी प्रभाव है और वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट भी मानी जाती है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वहाँ सपा समाजवादी पार्टी के मुकाबले कमजोर है। काफी बार कोशिशें हुई है, बीजेपी लगातार वहाँ कोशिशें करती है कि उस सीट को कब्जा किया जाए, उसको उस पर हासिल किया जाए। जारी है बीजेपी की सीसामऊ को लेकर। लेकिन देखिए, ऐसा है कि कई फैक्टर होते हैं जो उस सीट को नर्स कर रहे थे, इतने समय से वो उस सीट में काम कर रहे थे, जनता का काम कर रहे थे। और जो वहां पर उनकी पत्नी ने उन्हीं की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी, उसको आगे बढ़ाया और आज ये है कि वो अच्छी खासी बढ़त उन्होंने ले ली है। तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ एक अच्छी खबर है कि वो अच्छी जीत हासिल करेंगी, मुझे लग रहा है उस सीट से। इसमें कोई शक मुझे नजर नहीं आ रहा है जी। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच अब रुख करेंगे हम केदारनाथ का अजीत, क्योंकि केदारनाथ सीट पर एक बात और सबसे अहम है ध्यान देने वाली कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मोदी जी, जिनका भावनात्मक जुड़ाव केदारनाथ सीट से है, शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो इतना ज्यादा केदारनाथ पहुंचा होगा। और विकास की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा ध्यान केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तब से केदारनाथ पर कह सकते हैं कि उनकी सीधी नजर रही है, उनका आना जाना रहा है। क्या अगर यहाँ पर बीजेपी बढ़त हासिल करती है, जीत की तरफ बढ़ती है, तो हम ये माने कि कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझती है और इसी बात का पे ऑफ वो कर रही है? बिल्कुल, देखिए, 2 महीने पहले तकरीबन आपको याद होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में हुई एक जनसभा में साफ कहा था कि यहाँ जब तक विधायक निर्वाचित नहीं होता तो मैं खुद यहाँ विधायक बनकर काम करूँगा। तो एक तो उसका असर भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर रहा। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी बार केदारनाथ आए हैं और केदारनाथ उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है, और वो जो सर्वोच्च प्राथमिकता केदारनाथ का पुनर्निर्माण और विकास करना, तो वो उन्होंने कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ दिए हैं, जिसकी पीएमओ में एक सेल है, वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी करती है। वहाँ किसी से नाराजगी या खुशी हो, केदारनाथ में जब हमारी टीम गई तो मतलब मोदी सबके दिमाग में कहीं ना कहीं थे। और उनका कहना ये भी था, भले ही सड़कें टूटी पड़ी हों, भले ही कुछ भी हो, लेकिन मोदी ने बहुत काम किए हैं, ये काम भी हो जाएंगे। यही कारण है कि 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की लीड जो है 2500 पार कर गई है। और निर्दलीय जो चौथे और पांचवें राउंड में त्रिभुवन चौहान दूसरे नंबर पर आ गए थे, तो अब कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर पर आ गई है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक मैकेनिज्म था, उसकी एक स्ट्रेटेजी थी और मोदी जी का प्रभाव था। चूंकि मोदी का जिस तरह से फ्रिक्वेंटली आना जाना केदारनाथ में है, वो मुझे नहीं लगता और कहीं किसी धार्मिक स्थल पर होगा। जब से मोदी जी यहाँ पर आए हैं, तब से तमाम
तरह की दूसरी चीजें यहाँ पे शुरुआत हुई है, गतिविधियां शुरू हुई है। लोगों में नाराजगी हमने देखी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुई, वोट में परिवर्तित नहीं हुई। लोगों को वहां टूटी हुई सड़कों से दिक्कत थी, लेकिन वो दिक्कत वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, ऐसा लगता है। हालांकि अभी 7 राउंड पूरे हुए हैं, 6 राउंड बचे हुए हैं। अभी किसी भी तरह की अतिशयोक्ति करना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन अब तक के रुझानों में, अब तक के राउंड की गणना में भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी होगा कि हम किसी भी बात को लेकर किसी फैसले पर पहुंचे। हालांकि धीरे धीरे करके तस्वीर जहां तक है साफ हो ही जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी होगा जो कि यहां पर जीत सकता है। इसी बीच में रुक करूंगी गाजियाबाद का हिमांशु। गाजियाबाद एक ऐसी सीट जिस पर यूं तो वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ना बीजेपी काफी मजबूत वहां पर रही है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी वहां पर कम रहा है। और कहते हैं कि अगर वोटिंग कम होती है तो सत्ता में जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो ये माने कि बीजेपी को एक इस बात का फायदा भी गाजियाबाद में मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर 33.30% मतदान हुआ, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि इसका कहीं ना कहीं घाटा भाजपा को उठाना पड़ सकता है और तमाम तरह की असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं और नतीजे एक तरफा निकलकर सामने आए हैं, 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 25,000 की लीड बना ली है बीजेपी ने, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफा मत पड़ा है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में 2 बार आए। एक बार उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, तो दूसरी बार उन्होंने लाइन पार क्षेत्र, जिससे भाजपा को डर था, वहां पर रोड शो निकाला। और रोड शो जब निकाला था तब भी हमने इस बात को कहा था कि 30 से 40% वोटर जो लाइन पार का है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रोड शो से इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद भाजपा की तरफ वो कन्वर्ट हुआ। और वही कन्वर्ट जो वोटर्स हैं, उसी की वजह से जो भाजपा की लीड है वो इतनी ज्यादा, महज 8 राउंड के बाद 25,000 की लीड क्रॉस कर जाना अपने आप में बड़े संकेत दे रही है। और एक तरफ से कहा जाए कि ये सुनिश्चित करती हुई दिखाई दे रही है कि गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाने वाली है और बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा यहां से जीत दर्ज करेंगे। हालांकि गाजियाबाद को गढ़ कहा जाता है भाजपा का, उसके पीछे की वजह यह है कि बीते 2 बार के चुनाव को अगर हम देखें तो 5 विधानसभा सीटों पर। लौटूंगी आपके पास में। उमा खान जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए यूपी के उपचुनाव में एक सबसे अलग बात यहाँ पर देखी गई है। इससे पहले जितने भी उपचुनाव रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा हर चुनाव को सीरियसली लेती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा कोशिश यही करती है कि उनकी पार्टी में जो सबसे छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख क्यों ना हो, वहां से तैयारी की जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। लेकिन इस बार देखा जाए तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनावों में 15 रैलियां की हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने 14 रैलियां की हैं। इससे पहले उपचुनावों में अखिलेश यादव प्रचार प्रसार के लिए निकलते भी नहीं थे। अपने आप में एक बड़ी बात तो यह है कि कितना ज्यादा सीरियसली इस बार इस उपचुनाव को ये तमाम दल ले रहे हैं। तो छोटा सा ये आधा मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए आप। बिल्कुल। पहले तो मैं केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ में भी आपका चैनल उत्तराखंड में भी देखा जाता है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैं 10 दिन पहले केदारनाथ था और उसी बाई इलेक्शन में था, मैं चुनाव कवर करने नहीं गया था, लेकिन वहां पर यह था कि जो त्रिभुवन चौहान जो बड़े अच्छा खासा वोट निर्दलीय के रूप में ले जा रहे हैं, वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी के तहत खड़े हुए हैं, ताकि जो बीजेपी के खिलाफ बाकी लोग खड़े हों और उनके वोट आपस में काटे, उससे भाजपा को बढ़त मिले। भाजपा वहां बड़ी कमजोर स्थिति में थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाजपा ने अच्छी स्ट्रेटजी वहां पर बनाई और एक त्रिभुवन चौहान को किसी ना किसी रूप में खड़ा करके अपोजिशन का जो गैर भाजपा वोट था उसमें विभाजन करवाया। नंबर 1 बात तो ये। नंबर 2 बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैंने समाजवादी पार्टी 32-33 साल से कवर की और मैं ये मानता हूं कि संगठन के मामले में किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुलायम सिंह से सीखते थे, उनकी पार्टी से सीखते थे कि संगठन कैसा होता है। तो जो समर्पित कार्यकर्ता वाली पार्टी समाजवादी पार्टी रही है, मैं उनके बूथ लेवल और उनकी तैयारियों को बहुत मैंने बारीकी से कवर किया है। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए अभी समाजवादी पार्टी को काफी कुछ करना होगा। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सारी सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे थे, क्योंकि कांग्रेस ने इन बाई इलेक्शंस में लड़ने से इनकार कर दिया था। तो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी अकेले पड़ गई। हालांकि कई जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिंगल हैंडेडली अगर अखिलेश यादव मुकाबला किया उन्होंने बीजेपी का, जैसे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 33 सीटें हासिल की अपने बल पर और पूरा जो कांग्रेस 37 सीटें बल्कि
33 सीटें कांग्रेस की और 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव में जो करारी पराजय उत्तर प्रदेश में हुई, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति को बड़ा ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से चलाया। और उसका उदाहरण है मीरापुर, जहां की मीरापुर सीट में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रही थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन बीजेपी मतलब जो आरएलडी कैंडिडेट थे। तो अब सीन ये है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से वहां पर बढ़त हासिल कर ली। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक काम करती है कि चुनाव मशीनरी को में लगातार इन्वॉल्व रहती है, जबकि बाकी जो पार्टियां गैर भाजपा पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, वो पार्टियां आराम हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं और जब चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद सक्रिय होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को और जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उमाकांत जी एक बात और यहाँ पर देखिए, इन चुनाव में हालांकि कांग्रेस ने ये कह तो दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में है, भले ही बेमन से सही, लेकिन ये भी देखा गया कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो बिजी रहे हैं दूसरे चुनावों में। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर वायनाड में बिजी रहे, लेकिन उनको यहाँ पर जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए कहीं नहीं देखा गया। सिर्फ ये था कि हाँ चलिए हमने समर्थन दे दिया है, बस इतना काफी है। ये हर पार्टी के साथ होता है। देखिए हर पार्टी के साथ ये होता है कि अगर खुद उनका स्टेक लगा हुआ है। देखो कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं था, समाजवादी पार्टी का स्टेक था। पहले ये बात हुई थी कि कांग्रेस 6 सीटें मांग रही थी, 9 में से फिर 3 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई और फिर उन्होंने अल्टीमेटली फैसला किया कि देखो बाई इलेक्शन में हारना, गाजियाबाद की सीट दी गई थी कांग्रेस को, तो मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होता तो जीत पाते। तो उन्होंने बड़े तरीके से 2 सीटें और वो मांग रहे थे, उन दो उसके बाद अल्टीमेटली राहुल गांधी या जो पार्टी का जो संगठन है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने तय किया कोई फायदा नहीं है चुनाव लड़ करके। लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको इंडिया अलायंस को अगर कंटिन्यू रखना है, मजबूत बनाना है, तो चुनाव चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, आप लोगों को एक विपक्ष की भूमिका में सत्ताधारी पक्ष का या रूलिंग पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपना संगठन बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत करने की जरूरत है। उमाकांत जी मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इसी बीच ये जानकारी दे दूं मैं दर्शकों की, बता दूं कि यहाँ पर यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि आखिर कौन सी पार्टी का कितनी सीटों पर कितना कब्जा है। बता दें कि बीजेपी की अगर बात करूं तो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, आरएलडी वहीं 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, समाजवादी पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। तो 9 सीटों की ये रुझान आपको बता रही हूँ। बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, आरएलडी जो कि बीजेपी के साथ ही गठबंधन में है 1 सीट यानी कि मीरापुर पर आगे चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ 2 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए है। तो हो सकता है कि इस बार उपचुनावों में हमें यह भी आंकड़ा देखने को मिल जाए कि ये रेशियो 7-2 का रहे। हालांकि मुश्किल है, ये रेशियो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो रुझान कह रहे हैं उसके हिसाब से 7-2 का रेशियो बना हुआ है। तो बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है, आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी यहाँ 2 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए है। ये यूपी उपचुनाव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रुझानों की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए, चाहे वहां बीजेपी की बात कर ले हम या समाजवादी पार्टी की बात कर ले, दोनों के लिए ही यहाँ पर ये हार जीत की सीधी लड़ाई है 2027 के लिए, क्योंकि इस उपचुनाव का जो रास्ता है वो जीत का सीधा 2027 की तरफ जाता है। ऐसे में ये रुझान फिलहाल है, लेकिन थोड़ी देर में क्योंकि ज्यादा सीटें नहीं है, महज 9 सीटें हैं, दोबारा से 1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारने वाली है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जी तोड़ मेहनत की गई है।